हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना भौतिक रसायन विज्ञान का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन चैप्टर चल रहा था। इसकी एक क्लास अपनी हो चुकी थी जिसमें मैंने इलेक्ट्रो रसायन विज्ञान क्या है वो बताया था। उसमें मैंने मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बताया था। फिर दोनों में मैंने क्या बताया था, डिफरेंस बताया था। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके एग्जाम्पल करवा दिए थे। फिर मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर हैं उनकी कंडक्टिविटी को इफेक्टिव करने वाले जो फैक्टर थे उनके बारे में। सबसे पहला फैक्टर मैं बता चुका था आपको, अंतर आयनिक आकर्षण। दूसरा बताया था आयनों का विलायकन। तीसरा बताया था विस्कासिता अथवा श्यानता। बढ़ने पर क्या कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है। कब बढ़ती है विस्कासिता अथवा श्यानता? विलायक अणुओं के मध्य जब आकर्षण बल अधिक होता है तब उनका फ्लो क्या होता है, धीमा। फिर विलयन की सांद्रता बताई थी और फिर लास्ट में टेम्परेचर बताया था। टेम्परेचर बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य जो विलयन होते हैं उनकी चालकता या उनकी चालकत्व में क्या होती है, वृद्धि। ध्यान रखना, विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं उनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि वहां पर कंपनीय गतियां बढ़ने के कारण चालकत्व क्या हो जाती है, घट जाती है। आज अपन बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल की। किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत अपघटनी सेल के बारे में अपन बात करेंगे। विद्युत अपघटनी सेल या इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लाइटिक सेल विद्युत अपघटनी सेल की कहेंगे या फिर इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपन कहते हैं। देखो किससे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसे कहेंगे? वह सेल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को या विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है वो सेल ही कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। अब इसमें जो रिएक्शन होती है, जो इसमें अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो रिएक्शन होती है उसकी नेचर होती है वो होती है स्वतः अपरिवर्तित प्रकार की। कैसी होती है? स्वतः अपरिवर्तित, नॉन साइमल्टेनियस। यानी इसको विद्युत ऊर्जा देंगे तब कौन सी ऊर्जा मिलेगी अपने को, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होगी। अर्थात विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऐसा सेल कौन सा सेल कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसमें स्वतः अपरिवर्तित यानी अस्वतः मैं कहूं या फिर मैं कहूं कौन सी अभिक्रिया, अस्वतः अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है इसमें? अस्वतः रिएक्शन या जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी संपन्न होती है इसमें, अस्वतः, यानी स्वतः नहीं होती है। और अपन डेल्टा जी के आधार पर भी देखें, डेल्टा जी के कितने मान, कितनी वैल्यूज होती है डेल्टा जी की? डेल्टा जी की आप सभी जानते हो 3 वैल्यूज होती है। कितनी वैल्यू होती है? 3 वैल्यू। डेल्टा जी क्या होता है, 0 से बड़ा, डेल्टा जी 0 से छोटा, डेल्टा जी बराबर 0। ये तो क्या है, एट इक्विलिब्रियम, यानी साम्य अवस्था की स्थिति में ये कंडीशन रहती है। यानी साम्य अवस्था में क्या रहता है, डेल्टा जी साम्य अवस्था में क्या रहता है, डेल्टा जी 0। जब डेल्टा जी यहाँ पर बड़ा है यानी डेल्टा जी क्या है यहाँ पर, डेल्टा जी कैसा है यहाँ पर, धनात्मक। कैसा है, धनात्मक। यहाँ पर कैसा है, ऋणात्मक। कैसा है यहाँ पर, डेल्टा जी ऋणात्मक, यानी 0 से छोटा तो ये कौन सा मान हो गए, ऋणात्मक। तो जब डेल्टा जी ऋणात्मक होता है तो प्रक्रम कैसा होता है, स्वतः, और जब धनात्मक होता है तो प्रक्रम कैसा होता है, अस्वतः। आप यहाँ नॉन साइमल्टेनियस यहाँ पर जान रहे हो, देख रहे हो कौन सी अभिक्रिया है, ऐसा होता है। अर्थात इनके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहती है, धनात्मक रहती है।
तो इसमें क्या करते हैं अपने, देखो वैसे भी आप स्वतः अपरिवर्तित, क्योंकि विद्युत ऊर्जा देने पर यह काम कर रहा है, इसका मतलब अपने को ऊर्जा देनी पड़ रही है, ऊर्जा अपने को क्या करनी पड़ रही है, खर्च करनी पड़ रही है। विद्युत ऊर्जा देंगे तब ये केमिकल एनर्जी में इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब अपन को बाहर से ऊर्जा इसको देनी पड़ती है, बाहर से विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जो स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से ही जो स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रियाएं होती है उनको संपन्न करवाते हैं। तो ये देख लो, जो उत्पन्न ऊर्जा हुई इससे इन अभिक्रियाओं को क्या कर रहे हैं, संपन्न करवा रहे हैं। तो ये क्या है, विद्युत अपघटनी सेल। इसके बारे में आप सभी अपन ये बातें बता सकते हैं। तो किसे कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन सा सेल कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसमें स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रियाएं संपन्न होती है, जिनके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, क्या है ये, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान क्या रहता है, धनात्मक या 0 से अधिक होता है। क्लियर है ये बात? अब अपन बात करते हैं विद्युत अपघटन की क्रियाविधि की। विद्युत अपघटनी सेल की क्रियाविधि। देखो ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में होती है उस पात्र को अपन वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उस पात्र को अपन, वोल्टामीटर, या क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल के नाम से जानते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है। विद्युत अपघटन की क्रिया जिस पात्र में होती है उसी पात्र को अपन क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। अब अपन देखेंगे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। जैसे एक वोल्टामीटर होता है, इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी, इसी को क्या कहते हैं अपन, वोल्टामीटर। क्या कहेंगे, वोल्टामीटर या विद्युत अपघटनी सेल। इसमें क्या लेंगे, इसमें लेंगे HCl विलयन, जिसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होगी। क्या लेते हैं, विद्युत अपघटनी विलयन है ना, ये क्या है, ये तनु HCl का विलयन। क्लियर है? अब इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, बैटरी चाहिए ऊर्जा देने के लिए। अब इसमें रहते हैं 2 इलेक्ट्रोड। क्या रहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड। ये जो बाईं तरफ होता है उसको अपन कहते हैं एनोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड। यह है एनोड। और इधर जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड को अपन कहते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसको अपन कैथोड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, कैथोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड। अब देखो अपन क्या करते हैं, बैटरी के धन सिरे से किसको जोड़ देते हैं, एनोड को जोड़ते हैं। इस कारण एनोड कैसा हो जाता है, धनावेशित। कैसा होता है, एनोड धनावेशित। क्यों होता है, क्योंकि इससे किससे, इसको अपन ने बैटरी के कौन से सिरे से जोड़ा, धन सिरे से। और जो कैथोड होता है उस कैथोड को अपन बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। तो ये कौन सा हो जाता है, ये ऋणावेशित, यानी ऋणावेशित। कौन सा है, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है। तो अभी मैंने ये विद्युत अपघटन की क्रियाविधि या विद्युत अपघटनी सेल की क्रियाविधि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसमें एक विद्युत अपघटनी पात्र होता है, एक आयताकार पात्र होता है जिसको वोल्टामीटर या विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसमें तनु HCl का विलयन लेते हैं, जो विद्युत अपघटनी विलयन है उसी का विद्युत अपघटन होगा।
तनु विलयन है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इलेक्ट्रोडों को अपन बैटरी से जोड़ देते हैं। वह इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के धनावेशित सिरे से जोड़ा है वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? एनोड। कौन सा है? एनोड। और वह इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के ऋणावेशित सिरे से जोड़ा है उसको अपन कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं? उसको कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो एनोड और कैथोड किसे कहेंगे इस सेल में? वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनावेशित सिरे से जुड़ा है उसी को अपन क्या कह रहे हैं? एनोड कह रहे हैं। और वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋण आवेशित सिरे से जुड़ा है उस इलेक्ट्रोड को अपन कौन सा इलेक्ट्रोड कह रहे हैं? उस इलेक्ट्रोड को अपन कौन सा इलेक्ट्रोड कह रहे हैं? कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर है सभी को? अब देखो, जैसे ही यहां पर अपन परिपथ स्थापित करते हैं तब इसमें कौन कौन से आयन रहते हैं? इसमें कौन कौन से आयन हैं? इसमें H+ और Cl-, ये आयन है यानी HCl विलयन में। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो ये कैटायन कहां पर जाते हैं? कैटायन टुवर्ड्स कैथोड। कैटायन किसकी ओर जाएंगे? कैथोड। एनायन किसकी ओर जाएंगे? एनोड। तो यहां पर मैं कहूं धनायन किसकी ओर? कैटायन टुवर्ड्स कैथोड। धनायन किसकी ओर जा रहे हैं? कैथोड की ओर जा रहे हैं। और ऋणायन किसकी ओर जा रहे हैं? ऋणायन टुवर्ड्स एनायन टुवर्ड्स एनोड। ये कैटायन है और ये एनायन है। तो अपन कह सकते हैं एनायन टुवर्ड्स एनोड, कैटायन टुवर्ड्स कैथोड। ये तो बात हुई। आप नहीं याद हो तो कैटायन टुवर्ड्स कैथोड, एनायन टुवर्ड्स एनोड। और अगर समझने वाली बात तो ये है कि ये ऋणावेशित है तो इस पर तो धनावेशित धनायन ही जाएंगे। विपरीत आवेशित आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करेंगे नहीं करेंगे? क्लियर हुई? तो यहां पर कैथोड पर क्या विसर्जित होगी? यहां पर कौन सी गैस विसर्जित होगी? कैथोड पर कौन सी गैस विसर्जित होती है? कैथोड पर ये कैथोड पर हाइड्रोजन गैस विसर्जित होती है। और एनोड पर कौन सी गैस विसर्जित होती है? एनोड पर क्लोरीन गैस विसर्जित होती है। क्लोरीन गैस विसर्जित होती है। तो अब यहां पर मैं लिखूं कैसे विसर्जित होती है, यानी ये कैथोड पर हाइड्रोजन कैसे विसर्जित होगी और एनोड पर क्लोरीन कैसे विसर्जित होगी। तो इनके इलेक्ट्रोडों पर कौन सी रिएक्शन होगी जिसके फलस्वरूप ये गैसेज यहां पर विसर्जित होती है। तो मैं लिखूं यहां पर इलेक्ट्रोडों पर संपन्न होने वाली रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोडों पर संपन्न होने वाली रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। तो सबसे पहले बात करें मैं एनोड पर संपन्न होने वाली ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। देखो, एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। यहां पर संपूर्ण सेल जो रिएक्शन है इसमें क्या होगी? ये रेडॉक्स होगा पूरा, और यहां पर ऑक्सीकरण भी होगा और एक क्या होगा? अपचयन। तब अपन क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। यहां पर मैंने बताया भी, यहां पर जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है? यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। वो कैसी होती है? स्वतः अपरिवर्तित। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में एक क्या शामिल होगी? ऑक्सीकरण, और एक क्या संपन्न होगी? अपचयन। तो ध्यान रखना, एनोड्स अकर्स ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑलवेज, एनोड पर हमेशा की हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण ही होता है। कौन सी प्रोसेस संपन्न होती है एनोड पर? ऑक्सीजन की प्रक्रिया ही संपन्न होती है। बात करूं मैं कैथोड पर हमेशा, एनोड पर ऑक्सीकरण बताया, कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया संपन्न होती है। कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कैथोड पर अपचयन की। ये अपने को ध्यान रखना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एनोड पर हमेशा क्या होता है? एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है? कैथोड पर हमेशा क्या होता है? अपचयन होता है।
तो संपूर्ण ये क्या होगी, ऑक्सीजन अपचयन से क्या होगी, संपूर्ण रेडॉक्स हो जाएगी ना। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुई ये बात सभी को। तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन। इस इलेक्ट्रोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा इस पर हमेशा, ऑलवेज इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही होगा। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड पर हमेशा क्या होगा, इस पर क्या होगा, हमेशा अपचयन ही होगा। या जो अपचयन की अभिक्रिया है वो किस पर संपन्न होगी, इस पर संपन्न होगी। अब आप अपन देख सकते हैं एनोड पर होने वाली ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो एनोड पर कौन से आयन पहुंच रहे हैं, Cl- आयन, ये रहे Cl- आयन, ये है। और ऑक्सीकरण तो ये किस में बदल गए, 1/2 Cl2 गैस में, प्लस क्या मुक्त करा इसने, इलेक्ट्रॉन। क्या मुक्त करा, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये ऑक्सीकरण ही तो है। यहां पर भी मैं लिख देता हूं इसको, Cl- Cl 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर है। अब मैं बात करता हूं कैथोड पर संपन्न होने वाली, यहां पर लिख रहा हूं, ये मैं लाइन खींच देता हूं, बॉर्डर लाइन, और इसके बाद में यहां है कैथोड पर संपन्न होने वाली अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो कैथोड पर कौन जा रहा है, H+ जा रहा है, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये हाइड्रोजन गैस। देखो यह इलेक्ट्रॉन, ये बाह्य परिपथ है। ये संपूर्ण परिपथ कौन सा परिपथ है, ये जो परिपथ है ये कौन सा परिपथ है, ये कौन सा परिपथ है, बाह्य परिपथ। और ये जो परिपथ है ये कौन सा परिपथ है, यहां पर इस परिपथ की मैं बात कर रहा हूं, ये कौन सा परिपथ है, ये है आंतरिक परिपथ। ये कौन सा परिपथ है, आंतरिक परिपथ। तो एक बाह्य परिपथ है और एक आंतरिक परिपथ है। देखो आपको दिख रहा है बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए एनोड पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे किस पर, कैथोड पर। तो बाह्य परिपथ में किसका प्रवाह, किसके कहां पे से आए इलेक्ट्रॉन, यहां से। तो और यहां पर क्या कर दिया, H+ आयनों का अपचयन कर दिया। तो ये चीज सबको क्लियर हुई। यहां पर कौन सी गैस, क्लोरीन, और यहां पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो अपचयन में क्या हो रहा है, यहां पर H+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल रहा है, H2 गैस में। तो ये इसकी रिएक्शन है। तो यहां पर कौन सी गैस रिलीज होगी, इस पर क्लोरीन, और यहां पर कौन सी गैस रिलीज होगी, यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है ये बात सभी को, चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गई। यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से आया ये भी बता दिया मैंने, यहां पर इलेक्ट्रॉन ये कहां से क्या हो रहा है, अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बता दिया। यहां अब मैं आपको यहां पे दो चीजें बता रहा हूं। एक तो कौन सा है, बाह्य परिपथ। बताओ बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। तो मैं यहां पे लिखूं, चलो यहां पे बता देता हूं मैं आपको, इसके बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। किधर से किधर, एनोड से कैथोड की ओर। कैथोड की ओर हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं बात करूं आंतरिक परिपथ की, कौन से परिपथ की, इंटरनल सर्किट या आंतरिक परिपथ। आंतरिक परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है, आंतरिक परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है, आयनों का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है आंतरिक परिपथ में, आयनों का प्रवाह हो रहा है। आयनों का प्रवाह किधर से किधर, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर। किसकी ओर हो रहा है, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर। बात समझ में आई क्या, यहां से आपको बाह्य परिपथ में आप देख सकते हो। बताओ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है एनोड से कैथोड की ओर, हो रहा नहीं हो रहा है। आंतरिक परिपथ ये रहा, इसमें किसका, आयनों का। ये आयन है या नहीं है, प्लस माइनस लग रहा है, इसका मतलब आयन है। तो आंतरिक परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है, आयनों का। ये
किसके पास जा रहा है, माइनस वाले के पास, और ये माइनस वाला विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की और आयनों का प्रवाह होता है। ये बात भी सबको समझ में आई और क्लियर हुई। अब चलो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, इस परिपथ में प्रत्येक समय विद्युत उदासीनता बनी रहती है, यानी प्रत्येक समय, मैं क्या लिख रहा हूं, प्रत्येक समय उदासीनता बनी रहती है, या विद्युत उदासीनता बनी होती है। विद्युत उदासीनता, प्रत्येक समय विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इसका मतलब यह है जिस समय H+ का अपचयन होकर के हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एग्जैक्ट उसी दौरान क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है। अर्थात ये जब इसमें बदलता है, एग्जैक्ट उसी समय यह हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अर्थात H2 और Cl2 का विसर्जन दोनों इलेक्ट्रोडों पर एक साथ होता है, तभी इसकी सेल की क्या बनी रहेगी, प्रत्येक समय विद्युत उदासीनता बनी हुई रहती है। ये सेल कब तक कार्य करता है, ये सेल कब तक कार्य करेगा, ये बात मैं बताऊं, कब तक कार्य करेगा, कब तक कार्य करता है। देखो, एक तो जब तक परिपथ बंद रहे, जब तक परिपथ बंद रहता है, परिपथ बंद रहता है मतलब बैटरी लगी रहती है, स्विच ऑन रहता है, तभी तो कार्य करेगा। और जब तक संपूर्ण HCl समाप्त नहीं हो जाए या HCl उपस्थित रहता है, तब तक ये क्या करता रहेगा, कार्य करता रहेगा। या फिर मैं कहूं, जब तक संपूर्ण HCl समाप्त नहीं हो जाए, तब तक ये सेल क्या करता रहेगा, कार्य करता रहेगा। ये बात भी समझ में आई क्या, सेल कब तक कार्य करेगा, जब तक स्विच ऑन रहेगा और यहां पर जितना HCl डाला वो समाप्त नहीं हो जाता, तब तक ये कार्य करेगा। क्योंकि जब HCl समाप्त हो जाएगा तो आयन गति कहां से कर पाएंगे, अर्थात ये कार्य करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मैंने आपको इसमें बताया है। एक बार मैं फिर से इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन से सेल कहलाते हैं? विद्युत अपकरणीय सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया, सभी सेलों में रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, उपापचय, उनकी प्रकृति क्या होती है, स्वतः अपरिवर्तित या असवतः परिवर्तित होती है। इनको ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, वो देख सकते हो, अपने को विद्युत ऊर्जा देंगे तभी ये काम करेगा। और इनमें डेल्टा जी क्या होता है, धनात्मक, शून्य से बड़ा होता है असवतः अभिक्रियाओं के लिए। क्लियर हुई ये तीन बातें यहाँ पर मैंने बताई। अब इसकी विद्युत अपघटन सेल की क्रियाविधि के बारे में अपन बात करते हैं। जिस पात्र में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है उसको विद्युत अपघटनी सेल या क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। इसी में क्या रहता है, तनु HCl का विलेन लेते हैं, जिसमें अपन क्या लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड, उनको बैटरी से जोड़ते हैं। वह इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है एनोड कहलाता है। वह इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। क्लियर हुई बात। अब मैंने कहा धनायन कहां पर जाएंगे, कैथोड पर, और ऋणायन कहां पर जाएंगे, एनोड पर। ये बात बताई मैंने। ये क्यों जाएंगे वो आप समझ सकते हो। भाई धनायन कैसे हैं, धनायन कैथोड कैसा है, ऋणावेशित है, तो इस पर जाएंगे नहीं जाएंगे। ऋणायन एनोड पर जाएंगे, एनोड कैसा है, धनावेशित है, तो इस पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर जाएंगे, ये समझ गए, तो ये भी समझ गए। और कैथोड पर क्या, हाइड्रोजन गैस विसर्जित होगी, और एनोड पर क्या होगी, क्लोरीन। यानी यहां पर अपचयन द्वारा और यहां पर ऑक्सीकरण द्वारा, ये दो चीजें फिक्स हैं। यहां पर मैंने दो चीजें बताई, कौन सी दो चीजें, वहीं पर यहां पर लिख सकते हैं। कैथोड पर तो हमेशा क्या होगा, कैथोड पर तो हमेशा क्या होता है, अपचयन ही होता है। और एनोड पर हमेशा क्या होता है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण ही होता है। तो
कैथोड किसे कहते हैं? वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है कैथोड कहलाता है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। ऐसे भी अपन बोल सकते हैं। ये चीज मैंने बता दी। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर संपन्न होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया, अपने को पता है एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण किसका होगा? ऋणायन का होगा। ये ऑक्सीकरण, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, ये इधर बाह्य परिपथ में से होकर के यहाँ पे आएगा और किसका अपचयन कर देगा? ये H+ आयनों का क्या कर देगा? यहाँ पर बता रखा है कैथोड पर संपन्न होने वाली अपचयन अर्ध अभिक्रिया, इसका क्या कर देगा? अपचयन। तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बाह्य परिपथ में क्या होता है, आंतरिक परिपथ में क्या होता है, इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं और ये बता दिया। प्रत्येक समय विद्युत उदासीनता बनी रहती है, अर्थात जिस समय क्लोरीन गैस मुक्त होती है उसी समय हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। सेल कब तक कार्य करेगा? जब तक परिपथ बंद रहता है या संपूर्ण HCl समाप्त नहीं हो जाए तब तक ये सेल क्या करता रहता है? कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार से इस सेल के बारे में मैंने कंप्लीटली आपको करवा दिया है। तो नोट्स में इसी तरह से आपको क्या करना है? इसको उतारना है, बनाना है, डिनोटेट करना है। अब अपन बात करेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य के या विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियमों के बारे में अपन बात करेंगे। विद्युत अपघटन के नियम। देखो, विद्युत अपघटन के नियमों का मतलब है, अपन विद्युत अपघटय सेल के बारे में पढ़ा, उसमें क्या हो रहा है? विद्युत अपघटय जो विलयन है उसका अपघटन हो रहा नहीं हो रहा है? विद्युत अपघटय पदार्थ है उसका क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। जो विद्युत अपघटय उसका अपघटन कैसे होता है? और अपघटन होने के बाद में कैथोड और एनोड पर क्या हो रहे हैं? पदार्थ मुक्त हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? वहां पर गैसेज मुक्त हो रही है। तो किस प्रकार से अपघटन होकर के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन पर पदार्थों की मात्राएं, जो सब्सटेंस होते हैं उनकी मात्राएं डिपॉजिट किस प्रकार से होती है? कितनी विद्युत धारा बैटरी द्वारा प्रवाहित, अपन बैटरी द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा कर रहे थे, कितनी धारा प्रवाहित करने पर कितने पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं, इनको बताने के लिए क्या दिए गए? विद्युत अपघटन के नियम दिए गए। और वो किसके द्वारा दिए गए? विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए? फेराडे के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? फेराडे के द्वारा। कितने नियम दिए गए? 2 नियम। कितने नियम दिए गए? 2 नियम। और उन्हीं नियमों को अपन क्या कहते हैं? फेराडे के नियम। क्या कहते हैं? फेराडे के नियम। कितने नियम है? 2। एक है फेराडे का प्रथम नियम और एक है फेराडे का द्वितीय नियम। विद्युत अपघटन के नियम है, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम अर्थात फेराडे का नियम है। विद्युत अपघटय के लिए फेराडे का प्रथम नियम होगा और विद्युत अपघटय के लिए फेराडे का कौन सा नियम होगा? द्वितीय नियम होगा। किसके लिए होगा? विद्युत अपघटय के लिए। अब देखो अपन बात करते हैं, एक फेराडे का प्रथम नियम होगा और एक होगा फेराडे का द्वितीय नियम। तो पहले अपन बात करते हैं फेराडे के प्रथम नियम की। कौन सी नियम की बात करते हैं? फेराडे के प्रथम, विद्युत अपघटय के लिए फेराडे का प्रथम नियम। देखो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है जब किसी विद्युत अपघटनी विलयन में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों की मात्राएं निक्षेपित होती है। ऐसा अपन पीछे भी देख करके आ चुके। फेराडे क्या कहता है? अपन ये तो पीछे भी देख करके आ चुके। विद्युत अपघटनी विलयन था, उसमें बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, दोनों इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों की मात्राएं निक्षेपित हो रही थी, नहीं हो रही थी? हो रही थी। तो मैं ऐसे कह रहा हूं यहां पर कि विद्युत अपघटन के नियमों में ये तो है कि कितनी मात्रा निक्षेपित होती है, कितनी धारा प्रवाहित करने पर। इनके बारे में किसने बताया? फेराडे ने, और नियम दिए। तो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम फेराडे का और द्वितीय नियम। ये नियम कहता है कि सेल के इलेक्ट्रोडों पर, सेल के इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली
पदार्थ की मात्राएं की मात्रा, इसको m से लिख रहे हैं। विलयन में प्रवाहित धारा की क्या होती है? समानुपाती। मैं कहूं विद्युत अपघटनी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा की मात्रा के समान, विद्युत धारा की मात्रा क्या है? क्यों लिख देता हूं? के समानुपाती, के समानुपाती होती है। अर्थात सेल के इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं उस विद्युत अपघटनी सेल में या विद्युत अपघटनी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के क्या होती है? समानुपाती होती है। अर्थात मैं यहां इसको ऊपर ही बता रहा हूं, अर्थात क्या लिख सकते हैं? m समानुपाती q, m बराबर, ये लिख देता हूं w और q। क्या लिख दिया यहां पर मैंने? w और q। अब इसको अपन लिख सकता हूं m बराबर WIT। देखो यहां पर m क्या है? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा किस पर? इलेक्ट्रोडों पर है ना ये। और Q क्या है? प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा और W क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। अंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। और आप ये जानते हो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर IT। तो I क्या है? धारा, किसमें? एम्पियर में। और T क्या है? प्रवाहित समय, कितने एक समय तक धारा प्रवाहित होती है। तो ये समीकरण, ये फैराडे के प्रथम नियम से अपने को प्राप्त हुआ है। m बराबर WIT। एक बात बताऊं मैं कहूं, यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जावे तो सेल के इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं विद्युत रासायनिक तुल्यांक W के बराबर होती है। अर्थात यहां पर अपन ने क्या माना, देख सकते हो आप, यह है m बराबर WIT है। m बराबर क्या है यहाँ पे? WIT। ये है, ऊपर ही लिख देता हूं I बराबर 1 सेकंड, ये लिख दिया है मैंने I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड। तो क्या हो जाएगा? m बराबर W। अर्थात इस स्थिति में जो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं हैं वो किसके बराबर हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या है? बराबर होती हैं। क्लियर है ये बात सभी को? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा सभी बता सकते हो। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा अपने को पूछी भी जा सकती है। अब एक चीज और है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। क्या होता है इसका मात्रक? मात्रक निकाल सकते हो आप आसानी से भाई। W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर
यह है m/I/t। ये किस में है? ये ग्राम में। विद्युत धारा किस में है? एम्पियर इनवर्स। और ये किस में है? सेकंड इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। मैं लिख दूं यहां पर, क्या हो जाएगा? ग्राम एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ये कंप्लीटली क्या है? फैराडे का प्रथम नियम है। क्लियर हुई ये बात? देखो एक बार मैं फिर से इसके बारे में आपको बता देता हूं, किसे कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। देखो, जब किसी विद्युत अपघटन के विलयन में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऑब्वियसली उसके इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों की मात्राएं निक्षेपित होती है। पिछले सेल में अपन ने देखा हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिलीज हो रही थी बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो यही कहता है ये नियम कि इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्राएं, या विद्युत अपघटनी प्रक्रम में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थों की मात्राएं प्रवाहित धारा की मात्रा के क्या होती है? समानुपाती होती है। सेल के इलेक्ट्रोडों पर किसमें? विद्युत अपघटनी प्रक्रम में। यहाँ पर ऐसे लिख देना अपन, विद्युत अपघटनी प्रक्रम में, विद्युत अपघटनी प्रक्रम में सेल के इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्राएं m विद्युत अपघटनी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा q के समानुपाती होती है। तो ये लिखा मैंने, m समानुपाती q। समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक है जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, और इस q बराबर IT भी अपन लिख सकते हैं, जानते हो। और ये जो चीजें हैं वो बता दी मैंने। और यदि विद्युत धारा, अब मैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा आई है, किसकी है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा किसे कहते हैं? जब I बराबर 1 एम्पियर, t बराबर 1 सेकंड, अर्थात 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए जब किसी विद्युत अपघटन के विलयन में प्रवाहित की जाती है, तब उसके इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है वो क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। फिर इसका मात्रक ग्राम एम्पियर इनवर्स और क्या होता है? सेकंड इनवर्स। ये कौन सा नियम था? आपके फैराडे का प्रथम नियम। क्लियर हुआ ये सभी को? तो इस नियम की बात अपन ने कर ली है। अब अपन बात करेंगे फैराडे के द्वितीय नियम की। तो फैराडे के द्वितीय नियम की मैं एक डेफिनेशन आपको अभी बताऊंगा, उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? अब देखो, फैराडे का प्रथम नियम तो क्या था? एक ही विद्युत अपघटन का विलयन था, एक ही विलयन था, उसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं हैं प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती। अगर अपन भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनों के विलयनों में समान मात्रा की धारा प्रवाहित करते हैं, क्या कह रहा हूं? भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं किसके समानुपाती होगी? उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। तो ये कौन सा नियम है? फैराडे का द्वितीय नियम। तो अपन शायद ऐसे करें, फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ये दूसरी क्लास आज की आपकी कंप्लीट।